गुड इवनिंग। नमस्कार एवरीवन। मैं हूं सी निशा शर्मा। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बैच 2025 जिसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। आज का जो हम हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। अभी तक जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं दैट वर रिलेटेड टू वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वैसे ही AS 16 जो बोरोइंग कॉस्ट है दैट इज रिलेटेड विद लोन जो आप लेते हैं, बोरविंग करते हैं अपनी बिजनेस या अपने एंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट्स या उसकी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके ऊपर जो आप कॉस्ट पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर कॉस्ट, उस कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअल में एज पर AS 16 क्या होना चाहिए वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से पता चलेगा। So let me share the screen with you so that you can have the visual knowledge and representation of accounting standards. So here we are going to start AS 16 borrowing cost। सबसे पहला, अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो अभी तक सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के हमें ये पता चल गया दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 भी हर किसी एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट दोज जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं। और बोरोइंग कॉस्ट के लिए लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस जिनके टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा की है उनके ऊपर इंड AS 23 एप्लीकेबल होगा, ना कि AS 16। जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं यानी कि जिसको SME भी कहते हैं, वो एंटरप्राइजेस AS 16 की एप्लीकेबिलिटी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे दैट AS 16 को जो डिजाइन किया गया है, बनाया गया है बाय ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोरोइंग कॉस्ट। जो आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या होगा, सिर्फ यही बात यहाँ पर बताई गई है। और ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन बातों की बात की गई है, जिन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बोरोइंग कॉस्ट का मतलब आता है सबसे पहले बोरोइंग के अगेंस्ट कॉस्ट, और वो होती है ओनली इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं यानी बोरोइंग ले रहे हैं और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज योर बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन AS 16 कहता है दैट हमने बोरोइंग कॉस्ट का जो एक दायरा है, बोरोइंग कॉस्ट जो टर्म है उसका जो दायरा है वो हमने वाइडेंड कर दिया है। यानी कि हमने उसको नैरोअर टर्म में नहीं यूज किया, हमने उसको लिमिटेड स्कोप में नहीं यूज किया। बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट तो आएगी ही आएगी, लेकिन अलोंग विद इंटरेस्ट आपके कमिटमेंट चार्जेस। यानी कि अगर आप बैंक को अप्रोच कर रहे हैं फॉर गेटिंग द लोन, एंड वो लोन आप किसी भी पर्पस के लिए ले रहे हैं, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या आपकी एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड है, तो बैंक इज कमिटिंग यू, बैंक होल्ड कर रहा है अपने फंड आपके लिए। तो बैंक उसके लिए कुछ चार्जेस आपसे चार्ज करता है जिसको हम कमिटमेंट चार्जेस करते हैं। तो कमिटमेंट चार्जेस भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सो बेसिकली जब हम AS 16 की बात करते हैं तो नॉट ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन जो आप कमिटमेंट चार्जेस या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट लोन, वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। थर्ड इज फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज। यहां पर स्पेसिफिकली लीज अग्रीमेंट कवर होते हैं। AS 19 लीज एग्रीमेंट को कवर करता है, जिसमें कि लीज एग्रीमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में जो एसेट है वो लेसी को दे दी जाती है, उसमें सारे सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और वो एसेट लेसर की बुक्स में ना दिख के लेसी की बुक्स में दिखती है। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, उस केस में फाइनेंस चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। वो फाइनेंस चार्जेस जो आप लीज के केस में इनकर कर रहे हैं वो भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं।
अगर आप लीज अग्रीमेंट में अपनी बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्थ इज एक्सचेंज डिफरेंस। अब आप जान देखिए, यहाँ पर मैंने 2 स्टार मेंशन किए हैं। AS16 कहता है दैट आपने जो बोरोइंग ली है ना, वो आपने फॉरेन करेंसी में ली है। यानी कि जो आपने लोन अक्वायर किया है वो आपने फॉरेन करेंसी में, फॉरेन अब्रॉड से अक्वायर किया है। तो उसके ऊपर एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा इन फ्यूचर। यानी कि जब आपने लोन अक्वायर किया था तब आपके रुपीस की जो वैल्यू थी, डॉलर की वैल्यू थी, वो कुछ और थी। और जब आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट करने वाले हैं, तब उस केस में जो डॉलर की वैल्यू है, रुपी की वैल्यू है, वो डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट हुई है। उसका इफेक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा इन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। तो क्या मैं सारे का सारा एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो अपनी बोरोइंग कॉस्ट मान सकती हूँ, या मुझे एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ पोर्शन जो है वो बोरोइंग कॉस्ट में लेके जाना है? इस पे पूरे का पूरा एक पैराग्राफ जो है वो AS16 डिफाइन करता है। लास्ट इज डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन बोरोइंग। यहाँ पर जो बोरोइंग है वहां डिबेंचर्स की बात की जा रही है। यानी कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं, मतलब आपने बोरोइंग डिबेंचर के फॉर्म में ली है, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट या प्रीमियम का कोई कॉस्ट इनकर किया है, अगर आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए हैं या प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किए हैं, तो ये भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन एक्सक्लूड की तरफ अगर आप देखें, तो एक्सक्लूड में शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही एक्सक्लूजन की कैटेगरी में आती हैं। यानी कि अगर आपने शेयर कैपिटल इशू की है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उस पे आपने कोई कॉस्ट इनकर की है, तो वो AS16 के परव्यू से बाहर है। AS16 बोरोइंग कॉस्ट इस जो अकाउंट शेयर कैपिटल है उसके कॉस्ट को अपने अंदर कवर नहीं करता। तो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या कवर होगा? इंटरेस्ट, जो आपका हर केस में बोरोइंग पे आपको ब्याज देना पड़ता है, उसके अलावा कमिटमेंट चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंस, और अगर आप डिबेंचर के फॉर्म में बोरोइंग अक्वायर कर रहे हैं तो डिस्काउंट या प्रीमियम भी आपके बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। जब हम आगे फर्दर AS16 की बात करेंगे तो इसमें ये वाली टर्म्स बार बार टाइम एंड अगेन यूज होंगी। फर्स्ट इज बोरिंग कॉस्ट, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। बोरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में कमिटमेंट चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंस, वो सब कुछ कवर होगा। इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड। आपने फंड्स को बोरो करने के लिए कुछ बोरोइंग्स ली, उसके अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट इनकर की, उसको हम बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में कवर करते हैं। क्वालिफाइंग एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट recognition क्राइटेरिया इस AS16 का है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट। जितने भी एएस अभी तक हमने पढ़े हैं वो किसी ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम से रिलेट करते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसी तरीके से AS16 भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 आइटम से रिलेट करता है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। कौन सी है वो एसेट? अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आपकी एसेट्स, यहां पर मैं एसेट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक वर्ड फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट यूज इसीलिए नहीं कर रही हूं कि जब आप क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है इज एन एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल। यानी कि ये जो एएस है से AS16, वो जिस एसेट की बात कर रहा है उस एसेट में टेंजिबल, टेंजिबल में फर्दर 2 एसेट्स, 2 कैटेगरीज फिर आती हैं, फिक्स्ड और करंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड और करंट की भी कैटेगराइजेशन नहीं की गई। AS16 में सिर्फ बोला गया है क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। सारी टेंजिबल और सारी इंटेंजिबल एसेट पे AS16 एप्लीकेबल होगा। दैट नेसेसरली टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो यहां पर ये जो वर्ड यूज किया गया है दैट ऐसी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स जो कि अपनी सेल पर्पस के लिए या अपनी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है। अगर इसको मैं सिंपलर वर्ड में बोलूं तो उस क्वालिफाइंग एसेट को, यानी कि उस टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट को बनाने में आपको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है,
तो वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, यानी कि उसको हम क्वालिफाइंग एसेट लगे कहेंगे, और उस पे AS 16 की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो यहाँ पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहा गया है, उसका क्या मतलब है? पूरा अकाउंटिंग जब से हम शुरू देख रहे हैं, जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसको भी 12 मंथ्स में बांटा गया है। मैक्सिमम जितने भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं उसमें पीरियड ऑफ टाइम को 12 मंथ्स में कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का AS 16 क्या मतलब लेता है? दैट जनरली 12 महीने का पीरियड इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जनरली मिनिमम 12 महीने का, मिनिमम मतलब कम से कम 12 महीने का पीरियड अगर आपकी एसेट ले रही है फॉर इट्स एक्विजिशन, फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, फॉर इट्स प्रोडक्शन, तो हम उसको क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन अगर आप इससे शॉर्टर पीरियड को, लॉन्गर पीरियड तो ऑब्वियसली मिनिमम 12 मंथ बोला है तो लॉन्गर पीरियड तो जस्टिफाइबल है, लेकिन अगर आप इससे शॉर्टर पीरियड को जस्टिफाइबल कर सकते हैं, दैट आपकी एसेट का नेचर ऐसा था या आपकी एंटरप्राइजेस में यूज होने वाली इनोवेटिव मेथड या टेक्नोलॉजी ऐसी है, दैट अगर मार्केट में उस एसेट को बनाने में 13 से 14 महीने लग रहे हैं, बट ड्यू टू द रीजन दैट यूर एंटरप्राइज इज यूजिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज, और आपकी उस एसेट को 11 महीने लग रहे हैं, और आप 12 मंथ से शॉर्टर पीरियड को जस्टिफाइबल कर सकते हो, तो उस केस में जो शॉर्टर पीरियड है उसको भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँ इस स्लाइड को, तो इससे क्या निकल के आया सिंपलर वर्ड में? आपकी ऐसी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट जो कि तैयार होने में, ठीक है, उस एसेट को चाहे आप यूज कीजिए या फिर आप उसको सेल पर्पस के लिए रख रहे हैं, तैयार होने में अगर वो 12 महीने से ज्यादा का टाइम ले रही है, तो आप उसको क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। और उस क्वालिफाइंग एसेट को अक्वायर करने के लिए अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन बोरो किया है, बोरोइंग ली है, और उस बोरोइंग पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस पे AS 16 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उस इंटरेस्ट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हमें AS 16 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग एसेट को समझने के लिए ये चार्ट मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है यस, अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने में, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं, क्योंकि AS 16 कहता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट दोनों तरीके की जो एसेट्स हैं उनके ऊपर AS 16 लगेगा, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर देता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज यानी कि बिल्डिंग, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री क्या है? हमारी करंट एसेट, उसके ऊपर भी AS 16 की एप्लीकेबिलिटी होगी अगर आपके इन्वेंट्री का नेचर ऐसा है जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। जैसे कि अगर हम लिकर की बात करें, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है। तो वो आपका स्टॉक है, वो आपकी फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो आपका स्टॉक है, लेकिन फिर भी उसको बनाने के प्रोसेस में अगर आपने उसके लिए बोरोइंग ली है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर की है या अदर कॉस्ट इनकर की है, तो उसके ऊपर AS 16 एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप शेयर अक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो उसको बनने में कोई भी टाइम नहीं लग रहा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके ऊपर AS 16 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में नहीं फॉल करती हैं। सो बेसिकली एसेट्स जो कि खरीदते टाइम, आज की डेट में आप कार के शोरूम में गए, ठीक है, आपने वहां से कार परचेज कर ली और आप कार को खरीद के अपने बिजनेस में ले आए, क्या वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस कार को आप अपने बिजनेस में लेके आए हैं, उस कार को अक्वायर करने के लिए आपने कोई लोन लिया था, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या उस इंटरेस्ट के ऊपर AS 16 जो है वो एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी कार है वो इटसेल्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रही। कार इज नॉट टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि मैंने उस कार को अक्वायर करने के लिए लोन लिया है। हम कार के मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे,
हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं दैट मैंने आज की डेट में कार अक्वायर की और उस कार को लेने के लिए अगर मैंने लोन लिया था और वो कार मैंने बिजनेस पर्पस के लिए ली है, उस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो क्या उस पे AS 16 लगेगा? नहीं। क्योंकि जो इसका बेसिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है दैट एसेट शुड बी क्वालिफाइंग एसेट। और क्वालिफाइंग एसेट का क्या मतलब है? इट शुड टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। कार में गई और खरीद के ले आई विद इन सम आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स, तो ये हमारी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और ऐसी इन्वेंटरीज जिनको आप रूटीन में मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनको आप लार्ज क्वांटिटी में रेपिटेटिवली प्रोड्यूस करते हैं, उन इन्वेंटरीज के ऊपर भी AS 16 नहीं लगता। सिर्फ ऐसी इन्वेंटरीज जो कि बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है, उन इन्वेंटरीज के ऊपर ही AS 16 लगेगा। तो सिर्फ इसको कैटेगराइज हम फिक्स्ड एसेट के तौर पे नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, दोनों के ऊपर AS 16 की एप्लीकेबिलिटी है। और इवन इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी AS 16 एप्लीकेबल होगा अगर आपने इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट इनकर की हैं इन ऑर्डर टू अक्वायर या कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस दोस एसेट। ओके। नेक्स्ट, अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझें तो मैंने आपके लिए एक इलस्ट्रेशन फ्रेम की है सो दैट आपको क्लैरिटी बेसिक की आ जाए, क्योंकि ये AS 16 सिर्फ तीन चीजों की बात करता है। फर्स्ट इज आपका इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट, दूसरा आपका क्वालिफाइंग एसेट, और तीसरा आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। PRM लिमिटेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैंक से लोन लिया है 120 लाख का। ठीक है, तो लोन की अमाउंट कितनी है? 120 लाख। लोन लिया कब गया था? 30 अप्रैल 2021 को। और उस लोन को यूटिलाइज कैसे किया गया है? सबसे पहले तो PRM लिमिटेड ने उसको यूज किया एक शेड कंस्ट्रक्ट करने में। अब शेड को कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है, नहीं तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे दैट एक शेड को कंस्ट्रक्ट करने में हमें कितना टाइम लगा। उस पे हमने अमाउंट खर्च किया 50 लाख रुपीज। आपने कोई मशीनरी परचेज की है 40 लैक्स की। वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं आप 20 लैक्स। और आपने ट्रक परचेज करना है और उस ट्रक को परचेज करने के लिए आपने उसकी एडवांस पेमेंट कर दी 10 लाख की। यानी कि जो 120 लाख का लोन है ना, उसकी बाइफरकेशन ये दी गई है कि इस तरीके से आपने लोन को यूज किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई दैट आपकी जो शेड है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई मार्च 2022 में। यानी कि आपको 11 मंथ्स लगे। यानी कि 11 मंथ्स लगे आपको शेड को कंप्लीट करने में। इट इज अ शॉर्टर पीरियड देन 12 मंथ्स, बट हेयर वी आर अज्यूमिंग दैट शॉर्टर पीरियड इज जस्टिफाइबल, सो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड ने ले लिया। ठीक है। और शेड जो है वो आपके क्या है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में आपकी टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में ये फॉल कर गई। तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब एनी टेंजिबल एसेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो शेड ने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया और वो टेंजिबल एसेट भी है। ठीक है। मशीनरी आपने जिस दिन अक्वायर की थी उसी दिन इंस्टॉल कर दी, तो इसमें कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा, तो परचेज ऑफ मशीनरी आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। इसके ऊपर इंटरेस्ट जो आप इनकर कर रहे हैं उस पे AS 16 नहीं एप्लीकेबल होगा। वर्किंग कैपिटल अगेन डे टू डे वर्किंग में आप यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट अगेन आपका क्वालिफाइंग एसेट। ट्रक परचेज करने के लिए आपने एडवांस पेमेंट की है। अब वो ट्रक को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। मैंने एडवांस पेमेंट कर दी है, इसका मतलब कि ट्रक मुझे एज इट इज रेडीमेड बना हुआ मिलेगा। तो मेरी कंसर्न में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने 120 लाख का लोन लिया है उसमें मैंने सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट पे कितना खर्च किया? 50 लाख रुपए। क्योंकि जो मेरी क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया है दैट इट शुड टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, वो सिर्फ शेड कंप्लीट कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। जो आपने 18 लाख टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वाज 18 लाख। बैंक ने आपसे 18 लाख का जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो पूरे 150 लाख के अमाउंट पे चार्ज किया है पूरे साल का। लेकिन जब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कि कितना पोर्शन हम कैपिटलाइज करेंगे और कितना हम P&L अकाउंट में लेके जाएंगे एज पर AS 16, वो हम डिटरमाइन करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। 18 लाख का जो इंटरेस्ट है वो किसके अगेंस्ट है? पूरे 120 लाख के लोन के अगेंस्ट। लेकिन जो आपका AS 16 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो कितना अमाउंट है? तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे।
18 लाख है 120 के लिए, तो 50 लैक्स के लिए कितना होगा, क्योंकि 50 लाख इज क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, तो वो आ गया आपका 7.5 लाख रुपए। यानी कि जब मैंने अपने बुक ऑफ अकाउंट में शेड को अकाउंट फॉर करना है, तो मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड को रिकॉर्ड करूंगी 50 + 7.5 लाख, 57.5 लैक्स पे। मैंने 7.5 लाख के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर देना है किसमें, उस एसेट की कॉस्ट में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आपने और भी इनकर किया ना, टोटल तो आपने 18 लाख इनकर किया। तो जो डिफरेंस है, 18 लाख में से 7.5 लाख आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो बाकी का बचा जो 10.5 लाख है वो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको उसको रूट करना है किसमें से, P&L अकाउंट में से। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के जरिए जो अभी तक हमने पढ़ा था उसको कैसे समराइज किया। फर्स्ट आप देखेंगे दैट AS16 के लिए आपकी एसेट क्वालिफाइंग होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग एसेट का मतलब टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट जिसमें फिक्स्ड और करंट एसेट दोनों आ जाती हैं। और वो एसेट अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, रेडी होने के लिए, और रेडी होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है, मतलब 12 महीने से ज्यादा का टाइम ले रही है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 12 महीने से शॉर्टर पीरियड भी टाइम अगर जस्टिफाइबल है तो वो भी हम जस्टिफाई करेंगे। तो उस एसेट को अक्वायर करने के लिए अगर आपने कोई बोरोइंग ली थी, उस बोरोइंग के ऊपर अगर आप कॉस्ट पे कर रहे हैं तो उस कॉस्ट को आप अपनी किताबों में कैपिटलाइज कर सकते हैं। और कितना पोर्शन कैपिटलाइज करेंगे, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। जो डिफरेंस होगा बिटवीन इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट वुड बी रूटेड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको जब कॉस्ट की बाइफरकेशन पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको दो स्टार लगवाए थे एक्सचेंज डिफरेंस के आगे। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि अपने प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए, प्रोजेक्ट को बैक करने, फाइनेंशियल बैकअप के लिए एक्सक्यूज मी फॉरेन मैम। ले रही है, फॉरेन से लोन ले रही है, यानी कि। जी संजीव सर, मैंने आपका सर क्वेश्चन देख लिया है, बट कैन वी होल्ड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन टिल द एंड ऑफ द सेशन, सो दैट जब ये सेशन खत्म हो जाएगा देन वी कैन हैव द क्वेश्चंस। छोटा सा ही क्वेश्चन है, मैं भूल जाऊंगा बाद में। हाँ जी सर, बताइए फिर। ये जो आपने सब्सटेंशियल पीरियड लिया, ये आप 12 मंथ्स का ले रहे हो? जी अच्छा, यानी कि अगर हम इसी साल में कोई मशीनरी बाय, जैसे मैंने ट्रक का ऑर्डर दे दिया। जी। अब ट्रक का ऑर्डर देते हैं तो ट्रक के साथ बॉडी बनती है। हाँ जी। तो वो बॉडी बनने में 3-4 महीने लग जाते हैं। हम्म। इसका मतलब वो 3-4 महीने का जो पीरियड है वो मेरा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। नहीं उसकी होगा सर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम ये ट्रक वगैरह या कार वगैरह का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ऑर्डर दिया, जैसे आप सपोज करो उसमें वेटिंग पीरियड इसको कंसीडर कर लीजिए, है ना, कि वेटिंग पीरियड वो दे देते हैं कि आप जी 4 महीने रुको, 5 महीने रुको, 6 महीने रुको। तो मैंने उस ट्रक को अक्वायर करने के लिए, अब मीन वाइल जब वो ट्रक जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो तो उतने पीरियड में सिर्फ एक ट्रक तो बनाएंगे ही नहीं मेरा, वो तो नंबर ऑफ ट्रक्स बनाएंगे। तो नहीं नहीं मेरे मैं, लिए जब मेरा मैंने ट्रक मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मैंने ट्रक बाय कर लिया। बाय कर लिया, आपको ट्रक बाय मिनिमम कर लिया, अब ट्रक की का ऊपर पीरियड बननी है लगेगा, दैट बॉडी। विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ये सब्सटेंशियल पीरियड नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा जी, बिल्कुल। क्योंकि उसके ऊपर बॉडी बननी है। बॉडी बनने के बाद फिर मेरे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। जब तक मेरे पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आता मैं ट्रक को यूज नहीं कर सकता। यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल सर। इसका मतलब तब तक का जितना भी मेरा इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो वो मेरा कैपिटलाइज नहीं होगा जी, वो आप P&L अकाउंट में सर एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। ओके मैम। और हाँ जी। दूसरा जो आपने एक पॉइंट बोला था कि जो फिक्स एसेट है, जी हमने फिक्स एसेट कैपिटल एसेट परचेज कर लिया, मतलब अक्वायर्ड आपका पॉइंट है, पुट टू यूज का आपका पॉइंट नहीं है। नहीं सर, क्योंकि ये जो AS है 16, ये पुट टू यूज या गेट रेडी फॉर यूज को कंसिडर नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये देख रहा है कि उस एसेट को बनने में, ठीक है, उस ओके। एसेट को कंस्ट्रक्ट होने में या प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगा है ना, वो कितना लगा है।
ठीक है, उस ओके एसेट को मैम। आप यूज कब कर रहे हैं वो यहाँ पर कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक बस है यही पॉइंट था। जी। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस मतलब कि जब आपने लोन लिया था उस टाइम पे जो रेट था, फॉरेन एक्सचेंज रेट था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। जब आपने उस लोन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी बोरोइंग कॉस्ट को डालना है या उस लोन को रीपे करना है, तो देयर इज चेंज इन दैट रेट। एक्सचेंज डिफरेंस में रेट आ एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब उस एक्सचेंज डिफरेंस को क्या मैं पूरे का पूरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करूंगी? तो इसका आंसर ए 16 ये देता है दैट नहीं, जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आया, ठीक है, वो आपकी इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। ठीक है, आप उसको ए एस 11 में, ठीक है, ए एस 11 के तौर पे एक्सचेंज डिफरेंस को पी एंड एल अकाउंट में रूट करेंगे अगर वो एक्सचेंज गेन है या एक्सचेंज लॉस है। लेकिन ईएस 16 कहता है दैट आप सिर्फ उतना पोर्शन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस जितना कि एडजस्टमेंट है टू इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं अपनी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे प्रैक्टिकली? दैट आपका एक्सचेंज डिफरेंस जो आया, दैट वुड बी लेस देन, किससे? दैट वुड बी लेस देन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। ठीक है, तो बेसिकली इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट पिछले वाली स्लाइड हमें इजिली समझ आ जाए। क्योंकि अदरवाइज हम अगर थ्रेटिकली जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमें कंफ्यूज करेगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई एंटरप्राइज है जिसने कि यूएसडी डॉलर, यूएस डॉलर में 10,000 का लोन लिया था April 1 2021 को किसी प्रोजेक्ट के लिए। और फॉरेन करेंसी लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब जो एक्सचेंज रेट है वो April 1 को था जिस दिन मैंने लोन अक्वायर किया, उस दिन जो रेट चल रहा था दैट वाज ₹45 पर यूएस डॉलर। और March 31 को जब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है तो उस केस में मेरा जो रेट है वो है 48 पर यूएसडी डॉलर। मतलब कि मेरा जो एक साल में डिफरेंस आ गया एक्सचेंज का वो आ गया ₹3 पर यूएस डॉलर। ठीक है, इफ अमाउंट वुड हैव टेकन इन इंडियन लोकल करेंसी, अगर यही अमाउंट मैंने इंडिया में लिया होता तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता 11% पर एनम। तो अब इस केस में मुझे ये बताइए दैट हम जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसका कितना पोर्शन कैपिटलाइज करेंगे एज पर ए एस 16, और कितना पोर्शन हम एज पर ए एस 11 पी एंड एल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में अब मैंने आपके लिए स्टेप बना दिए हैं। दैट सबसे पहले आप डिटरमाइन कीजिए दैट आपका एक्चुअल इंटरेस्ट इनकर कितना हुआ। 10,000 यूएस डॉलर था, इनटू आपने ₹45 के हिसाब से लोन लिया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट आपने डिटरमाइन करना है वो कब करना है? 31 मार्च को। जो आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिटरमाइन करना है वो आपने करना है 31 मार्च को। तो जो आप कन्वर्जन रेट लगाएंगे, इस इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में। जो आप कन्वर्जन रेट लगाएंगे इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, वो कौन सा लगाएंगे आप? क्लोजिंग रेट, यानी कि जिस दिन आपने इंटरेस्ट को अकाउंट फॉर करना है। तो 10,000 का लोन है, उस पे 5% आपका इंटरेस्ट आ गया कितना? $500। $500। अब मैं इसको कन्वर्जन अगर कर रही हूँ, इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इंडियन करेंसी में, तो 500 × 48, यानी कि ₹24,000 मुझे इंटरेस्ट देना है April 1 2021 से 31 मार्च 2022 का। ठीक है, मेरा जो एक्सचेंज डिफरेंस आया वो क्या आया? ₹3। और लोन का अमाउंट कितना था? 10,000 यूएस डॉलर। तो 10,000 × 3, मेरी जो लाइबिलिटी बढ़ गई 31 मार्च 2022 को, वो बढ़ी 30,000 से। यानी कि मेरी जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस वो 30,000 आ गई। अब इंटरेस्ट अगर मैंने यही लोन इंडियन करेंसी में लिया होता तो मैंने कब लिया होता? April 1 2021 को।
यानी कि जो मैं कन्वर्जन रेट यहाँ पर अब लगाऊंगी वो कितना लगाऊंगी, 45। क्योंकि मैंने जो लोन अक्वायर करना था वो कब करना था, April 1 2021 को अक्वायर करना था। उस दिन मेरा कन्वर्जन रेट क्या था, 45 रुपीज। तो अब 10,000 इंटू 45 इंटू 11%, कि अगर यही लोन मैंने इंडिया में एक्वायर किया होता तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरा इंटरेस्ट कितना बना होता, मेरा इंटरेस्ट बना होता 49,500। तो AS16 जो कहता है वो ये कहता है कि आप एक्सचेंज डिफरेंस पूरे का पूरा कैपिटलाइज नहीं करेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इफ अक्वायर्ड इन लोकल करेंसी, आपने अगर जो बोरोइंग है वो लोकल करेंसी में ली होती, और जो आप एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सिर्फ उसी एक्सटेंट तक आप एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी कि जो मेरा कैपिटलाइजेशन होगा एज पर AS16, वो होगा सिर्फ 25,500। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी एंड इंटरेस्ट इन लोकल करेंसी। जो रिमेनिंग बचा एक्सचेंज डिफरेंस, 30,000 का एक्सचेंज डिफरेंस टोटल था, उसमें से मैंने 25,500 का अमाउंट कैपिटलाइज कर दिया। तो जो बाकी 4,500 बचा, वो एज पर AS11 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रूट करेंगे। सो बेसिकली यहां पर जो पॉइंट है वो सिर्फ ये है दैट आपने एक्सचेंज डिफरेंस का पूरा 30,000 P&L अकाउंट में नहीं डालना। आपने 30,000 में से 25,500 को कैपिटलाइज करना है, और 4,500 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ये है इसका पॉइंट। अब सपोज कीजिए दैट यहां पर जो डिफरेंस है, अब सपोज कीजिए इस इलस्ट्रेशन को मैं अदरवाइज दूसरे तरीके से लेके जाऊं, दैट यहां पर जो डिफरेंस है वो 25,500 ना आकर अगर 32,000 आ रहा होता, तो हम क्या करते। अगर यहां पर वो 32,000 आ रहा होता तो पूरे का पूरा 30,000 आप कैपिटलाइज कर देते, और AS11 के अकॉर्डिंगली P&L अकाउंट में से कुछ भी नहीं जाना था। यानी कि अगर ये जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज डिफरेंस से ज्यादा आया होता, तो आप पूरे का पूरा एक्सचेंज डिफरेंस ही कैपिटलाइज करते अपनी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में। आपका कोई भी पोर्शन AS11 के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होना था। ठीक है। यही चीज यहां पर बोली गई है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस में, दैट एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग एंड कंसीडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट आर दोज एक्सचेंज डिफरेंस जो कि प्रिंसिपल पे अराइज हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। सो एक्सचेंज डिफरेंस को आप सिर्फ उसी एक्सटेंट तक कैपिटलाइज करेंगे जो कि डिफरेंस है किसमें, दोनों इंटरेस्ट, अगर आप फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट इनकर कर रहे हैं और लोकल करेंसी में अगर आप करते तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सिर्फ वही आप एक्सचेंज डिफरेंस में कैपिटलाइज कर सकते हो। और एक्सचेंज डिफरेंस अगर आपका कम है और डिफरेंस जो इंटरेस्ट में है वो ज्यादा है, तो आप पूरे का पूरा एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज करें। ठीक है, ये हमें यह 16 प्रिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए बोरोइंग कॉस्ट में सिंपली क्या है क्राइटेरिया। अगर आपके इंटरेस्ट कॉस्ट, कमिटमेंट चार्जेस या आपके फाइनेंस चार्जेस या आपकी एक्सचेंज डिफरेंस डायरेक्टली रिलेटेड है विद एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एसेट, और वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज करो। अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ। अब AS16 क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बोरोइंग्स को। फर्स्ट पार्ट इज स्पेसिफिक बोरोइंग, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। स्पेसिफिक बोरोइंग यानी आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या आपने किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए ही लोन लिया था, उस लोन को आप सिर्फ और सिर्फ उस एसेट की प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन में ही यूज कर रहे हो, तो उसको स्पेसिफिक बोरोइंग की कैटेगरी में डाला जाता है। borrowed funds specifically for the purpose of obtaining particular asset, किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एसेट को आपने ऑब्टेन करने के लिए ही फंड बोरो किए हैं, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग काउंट की जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू दैट क्वालिफाइंग एसेट कैन बी रेडली आइडेंटिफाइड,
और अगर आपने उस स्पेसिफिक बोरोइंग को, मीन वाइल आपकी कोई एसेट है जिसको बनने में 18 मंथ्स लगने हैं, तो आपको जितना जितना पोर्शन बोरोइंग का चाहिए था आपने उस पोर्शन को अलग रख लिया, और जो आपके पास आइडल फंड था ना उसको आपने किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, सो दैट इन 18 महीनों में अगर मेरे पास एक अमाउंट आइडल पड़ा हुआ है तो उसको मैंने अपने पास नहीं रखा, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं और, ताकि मुझे उस पे भी इनकम आ जाए, मेरा वो जो पैसा है वो काम में लगा रहे और मुझे उस पे रिटर्न मिलती रहे। तो अब इस केस में AS16 कहता है दैट स्पेसिफिक बोरोइंग, आपने 10 करोड़ का लोन लिया, आपने बोरोइंग ली, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है। तो 10 करोड़ के ऊपर 12% आपकी बोरोइंग कॉस्ट हो गई। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारी मेरी AS16 की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस 10 करोड़ में से मैंने 2 करोड़ का जो अमाउंट है ना वो किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया है जिसपे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 7% का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा 10 करोड़ का लोन है, ठीक है, जिसपे मैंने 12% पे करना है, वो 12% में से जो 2 करोड़ के ऊपर मुझे 7% मिलेगा ना वो माइनस कर दूंगी अपनी बोरोइंग कॉस्ट में, क्योंकि वो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी विद द अमाउंट विच आई एम गेटिंग एज अ रिटर्न, एज अ इंटरेस्ट ऑन द आइडल अमाउंट जो मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस फंड को, जो स्पेसिफिक बोरोइंग का फंड है, उसमें से अगर आप इस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो कितनी होगी, आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट, उसमें से आप माइनस कीजिए क्या, एनी इनकम अर्नड ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग, उन बोरोइंग को आपने टेम्परली कहीं और इन्वेस्ट किया है, उससे आने वाली इनकम को आप कैपिटलाइज्ड होने वाली बोरोइंग कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे, जो बैलेंस होगा वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए है। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है बोरोइंग की वो है जनरल बोरोइंग, ठीक है। तो अब देखिए जनरल बोरोइंग का मतलब क्या हुआ, दैट आपके एंटरप्राइजेस में लोन आपने ले लिया है, लेकिन वो लोन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इस प्रोजेक्ट से नहीं है। जिस प्रोजेक्ट को आप अगले आने वाले 18 मंथ्स में चलाने वाले हैं, आपने जो जनरल बोरोइंग ली, यानी कि इसको हम अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, तो मैंने अप्रोच किया SBI को दैट मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैंने उसके लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी मैंने वहां पे अपनी सारी प्रोजेक्ट डिटेल दी, दैट ये 2 करोड़ का लोन मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, उसके बेस पे मेरा वो लोन सैंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ बैंक्स जैसे कि यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक आए दिन कॉल आते रहते हैं दैट अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो हम आपको लोन देंगे, हम आपको लोन देंगे। तो मैंने ये सोचा दैट ठीक है, एक अमाउंट जो है लोन का वो लेके रख लेते हैं, इन केस अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ी तो मैं उस लोन को यूज कर सकती हूँ अपने बिजनेस में। यानी कि मैंने 2-3 बैंक से छोटा छोटा अमाउंट, 50 लैक्स का एक, 70 लैक्स का एक, 1 करोड़ का एक लेके रख लिया, ठीक है। अब वो लोन मेरे पास चल रहे हैं दैट इन केस अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आई विल बी यूजिंग दोज लोन्स। तो मैंने वो लोन्स स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिए। अगर आप किसी लोन को स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बोरोड फंड को डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हो तो वो स्पेशल स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में जाएंगे। जनरल बोरोइंग का मतलब होता है जनरली आपके पास वो लोन अमाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, फंड एग्जिस्ट कर रहा है, आपने जनरली उसको सिर्फ उस एसेट के अगेंस्ट नहीं यूज किया, आपने कुछ और काम भी हैं उनके अगेंस्ट भी उस लोन का अमाउंट यूज कर लिया, तो वो जनरल बोरोइंग की कैटेगरी में चले जाते हैं। वही AS16 कह रहा है दैट व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर बोरोइंग एंड पर्टिकुलर एसेट, जब आप एक एसेट के अगेंस्ट उसको पूरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है पूरे का पूरा जो लोन है वो यहीं पे यूज हुआ, तो उसको हम जर्नल बोरोइंग की कैटेगरी में ले जाते हैं। अब AS16 कहता है दैट इस केस में जब आप जनरल बोरोइंग की बात कर रहे हैं
तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो आपका जो अमाउंट कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल है वो कितना है। आपको दो क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। एक तो आपको कैपिटलाइजेशन रेट पता करना है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट पता कीजिए, कौन से वाला, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। क्योंकि जहां पर आपकी नंबर ऑफ बोरोइंग्स इन्वॉल्व हो गई, जहां पे आपकी नंबर ऑफ बोरोइंग्स आ गई, वहां पे आप क्या लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड दैट पीरियड। जितना आप अमाउंट कैपिटलाइज करने का सोच रहे हैं, वो अमाउंट आपका एक्चुअल कॉस्ट जो आपने इनकर की है, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट या एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर की है, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे दैट जितनी हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, उसमें से ही तो हमने पोर्शन कैपिटलाइज करना है, तो क्यों वो एक्सीड करेगी। ठीक है, अब इसका आंसर ये है, क्योंकि हम यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा के चलते हैं। तो वेटेड एवरेज का मतलब होता है दैट जब जब आपने वो कॉस्ट इनकर की, यानी कि आपने जो खर्चा किया वो कुछ पोर्शन आपने जनवरी में किया, फिर आपने मई में किया, फिर आपने दिसंबर में किया, फिर आपने फेब में किया। तो हमने जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला सीखा है वो क्या सीखा है, जनवरी टू मार्च आपके कितने मंथ्स बनेंगे। यहाँ पर जनवरी ले रहे हैं तो हम क्लोजिंग पीरियड दिसंबर कंसिडर करते हैं, फेब की आप इलस्ट्रेशन हटा दीजिए। जनवरी, मई, जुलाई और दिसंबर, ठीक है। तो जनवरी में आपने जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उस प्रोजेक्ट को करने में, उसकी अमाउंट को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। क्योंकि हमने वेटेड एवरेज निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मंथ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसीलिए इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया गया है कि जो भी आप अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे अपनी बोरोइंग कॉस्ट की, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए किससे, जो आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर की है उस पीरियड में। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो आप कैपिटलाइजेशन रेट निकालिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दी, यस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक से मैंने 3 लोन लिए, 50 लाख का, 70 लाख का और 1 करोड़ का। किसी पे इंटरेस्ट रेट है 7%, किसी पे है 8%, किसी पे है 10%, ठीक है। तो मैंने एक यूनिफॉर्म एवरेज रेट निकालना है, ठीक है, वेटेड एवरेज रेट निकालना है। तो उस रेट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब 50 लाख इंटू 6% प्लस 70 लाख इंटू 7% प्लस 1 करोड़ इंटू 10%। तो वो मेरी क्या आ गई, बोरोइंग कॉस्ट, टोटल बोरोइंग कॉस्ट जनरल बोरोइंग की। स्पेसिफिक बोरोइंग को तो हटा दीजिए, उसका तो सीधा सीधा 10% होगा 2 करोड़ के ऊपर, तो 2 करोड़ के ऊपर 10% जितना आया आपका, वो आपका स्पेसिफिक बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट है, और वो कैपिटलाइज हो जाएगी अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है। जनरल बोरोइंग में मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपना कैपिटलाइज्ड रेट। और कैपिटलाइज्ड रेट मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी, जितनी आपकी 3 बोरोइंग है, बोरोइंग अमाउंट हम कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, 50 लाख पे 6%, ठीक है। 50 लाख पे 6% आ गया आपका 3 लाख। प्लस कीजिए सेकंड, सेकंड कौन सा था आपका, 70 लाख पे 6%, 7%, सॉरी, ठीक है, वो आ गया आपका 4.9 लाख। प्लस 1 करोड़ पे 10%, वो आ गया आपका 10 लाख। तो इन सारी कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर क्या है, बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ जनरल बोरोइंग आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। यहां पर वो वेटेड एवरेज की बात कर रहा है, जनरल बोरोइंग की अमाउंट की बात नहीं कर रहा। यानी कि अगर आपको बताया गया है दैट आपने किस महीने में ये अमाउंट बोरो किया था, तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से वेटेड एवरेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला बना, बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ जनरल बोरोइंग। हम ये अज्यूम करते हैं दैट हमने अप्रैल 1 को ही सारे लोन लिए थे या जनवरी 1 को ही सारे लोन लिए थे, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो हमारा एग्जाम्पल क्या आ गया, ऊपर सारा इंटरेस्ट आ गया तीनों लोन्स का, यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, सबका इंटरेस्ट ऊपर तीन आप क्यूमुलेट करके रख दिया, वो आपका न्यूमिनेटर बन गया। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 50 लाख प्लस 70 लाख प्लस 1 करोड़, यानी कि 1.20 प्लस 1, 2.20 करोड़ आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमिनेटर में आपका आ गया बोरोइंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन में आ गया आपका लोन का अमाउंट इनटू 100।
जब आप करेंगे तो आपके पास एक एवरेज, वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। उस रेट को आपने अप्लाई करना है अपने एक्सपेंडिचर, यानी कि अमाउंट आपका जो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल है वो कितना है, जो आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया है क्वालिफाइंग एसेट पे, इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। यहां पे आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट, लोन की बात नहीं हो रही है। 2.20 करोड़ पे आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। जितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है उस प्रोजेक्ट में, अगर आज की डेट तक आपने 90 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो कैपिटलाइजेशन रेट आप 90 लैक्स पे लगा के जो आपका अमाउंट आएगा, दैट विल बी योर कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट। तो AS 16 कहता है कि यहां पर आप गलती मत कीजिए। जो आपने एक एवरेज रेट निकाला है, उस एवरेज रेट को आप बोरोइंग के अमाउंट पे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे। आपको जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है आपने क्वालिफाइंग एसेट पे टिल द डेट 31 मार्च तक, उस एक्सपेंडिचर पे आपने कैपिटलाइजेशन रेट को अप्लाई करना है। और जो अमाउंट आपका निकलेगा, दैट इज अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए, जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो ड्यूरिंग दैट पीरियड इनकर हुई है उसको एक्सीड नहीं करती होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। जो आप अमाउंट कैपिटलाइज कर रहे हैं वो आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए या उसके बराबर हो सकती है। सो बेसिकली अभी इन दो स्लाइड्स को अगर हम समराइज करके पढ़े तो क्या है, AS 16 कहता है कि हम आपकी बोरोइंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक बोरोइंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्पेसिफिकली फंड लिया है, उस पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है 2 करोड़ के ऊपर 10%, 20 लाख को कैपिटलाइज कर दो, प्रोवाइडेड आपकी क्वालिफाइंग एसेट की क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। ठीक है। जनरल बोरिंग में आ जाइए, लेकिन अगर स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में आपने उस फंड को, आइडल फंड को कहीं और इन्वेस्ट किया है, आपको रिटर्न आ रही है, तो आप उसको बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस करेंगे। ठीक है। जनरल बोरिंग, मुझे नहीं पता कि मैंने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इसी एसेट के अगेंस्ट ये लोन लिया है, या उस एसेट को मैंने इस एसेट के बदले कहीं और भी यूज किया है, तो जनरल बोरोइंग आ गई। मतलब वो बोरोइंग को मैंने सिर्फ इसी एसेट में नहीं यूज किया, कहीं और भी यूज किया है। जनरल बोरोइंग के केस में हमें एक प्रोसेस बता दिया गया है कि दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि टिल डेट 31 मार्च तक जब आप कैपिटलाइजेशन का सोच रहे हैं, तो आपने इस प्रोजेक्ट में खर्चा कितना किया। जितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उस पे आप अप्लाई करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट। और उस कैपिटलाइजेशन के रेट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या दे दिया गया है, जितनी आपने बोरोइंग ली है उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट निकालिए, डिवाइडेड बाय जितना आपका अमाउंट ऑफ लोन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैपिटलाइजेशन रेट आया, मल्टीप्लाई जितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, जो आपका अमाउंट आया उसको कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट भी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने कैपिटलाइजेशन शुरू कब करनी है, मैंने कैपिटलाइजेशन कब करनी है। अब जैसे संजीव सर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था दैट मैम मैंने ट्रक्स को अक्वायर करने के लिए उसकी पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट कर दी, लेकिन वो ट्रक बनने में मुझे 3 से 4 महीने का टाइम लगना है, क्योंकि उसकी बॉडी वगैरह जो भी है और उसके जो भी खर्चे वगैरह हैं, कि मुझे उसकी फीस पे करनी है, मुझे उसकी कोई क्या कहते हैं अप्रूवल लेनी है। ठीक है। तो वो वाले सारे जो एक्टिविटीज हैं वो तो मेरी शुरू हो गई, लेकिन ट्रक अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर वो ट्रक हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते, प्रोड्यूस कर रहे होते या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते, ठीक है, तो उस केस में अब उस ट्रक को अक्वायर करने के लिए जो मैंने लोन लिया है ना, वो मैंने ले लिया अप्रैल में। मैंने जो लोन ले लिया वो ले लिया अप्रैल में। और उस ट्रक को यूज करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं वो मेरी जुलाई तक कंप्लीट हुई। जुलाई में वो ट्रक पूरा इंस्पेक्शन के बाद रोड पे चलने के लिए या बेचने के लिए तैयार हो गया है। अब उस केस में जो मैंने उन 4 महीनों में उस ट्रक के लिए तैयारी की, जैसे मैंने उसका रोड टैक्स पे करना था, या मैंने उसकी कोई अप्रूवल लेनी थी, मैंने किसी तरीके से उसकी इंस्पेक्शन करवानी थी, उस पे मैंने जो खर्चे किए हैं उन 4 मंथ्स में, क्या जो अप्रैल से लेके जून तक का मेरा लोन का इंटरेस्ट होगा उसको मैं कैपिटलाइज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने उनकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड किया है, दैट मेरी वो जो ट्रक है वो मैं परचेज नहीं कर रही,
मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो अब उस केस में क्या होना था, AS16 कहता है दैट आप कैपिटलाइजेशन कमेंस कर सकते हैं जब आपने क्वालिफाइंग एसेट को अक्वायर, कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करने शुरू कर दिए हैं। और वो एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है कि आपके पर्टिकुलरली फिजिकल जो एसेट है उससे रिलेटेड हो। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी अगर आप कर रहे हैं, लीगल खर्चे भी अगर आप कर रहे हैं जो जरूरी हैं उस एसेट को यूसेज में लाने के लिए, तो आप उस पीरियड के दौरान अपनी एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने खर्चे करने शुरू कर दिए हैं क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, तो आप उस पीरियड के दौरान, चाहे आपकी एसेट अभी बनके तैयार नहीं हुई, आप उन खर्चों में भी जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं आपकी कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। आपने बोरोइंग कॉस्ट मतलब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, April 1 से अगर आपने लोन ले लिया तो बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, यानी कि आपका इंटरेस्ट तो तभी से अक्रू होना शुरू हो गया। तो सेकंड कंडीशन तो ऑलवेज फुलफिल्ड। Activities that are necessary to prepare asset for its intended use or sale are in progress। जो आपकी एक्टिविटीज हैं, अब जैसे मैंने एनओसी लेनी है, मैंने अप्रूवल लेनी है, मैंने इंस्पेक्शन करवानी है, मैंने ट्रायल रन करवाना है, मैंने सर्वेयर बुलाना है, ये सारी एक्टिविटीज मेरी ट्रक के बनने से पहले ही शुरू हो चुकी हैं। तो एक्टिविटीज जो नेसेसरी हैं टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इंटेंडेड यूज वो प्रोग्रेस में है। तो उन केसेस में मैं अपनी कॉस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकती हूँ अपने ट्रक की कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम कैपिटलाइजेशन को शुरू करने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो तो हमने समझ लिया, दैट आपकी कैपिटलाइजेशन शुरू हो सकती है अगर आपने उस क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड खर्चे भी इनकर करने शुरू कर दिए हैं, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी अक्रू होना शुरू हो गया है, और ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपके क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, रन में रखने के लिए जरूरी है, वो एक्टिविटीज भी हो रही हैं। वो तो हमने समझ लिया कि कमेंस कीजिए। अब सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या कहता है? सस्पेंशन मतलब किन केसेस में आपको उस कैपिटलाइजेशन को रोकना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया तो आप कैपिटलाइज करते ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कब करना है? सस्पेंड बोल रही हूं मैं यहाँ पे, स्टॉप नहीं बोल रही हूँ। सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड के लिए रोकना कब है। तो AS16 कहता है दैट हमने उन सरकमस्टांसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अवॉइडेबल सरकमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस। सपोज कीजिए आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई। ठीक है। अगर आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से तरीके से की होती, आपने अपनी कमेटी के साथ बात की होती, लेबर यूनियन कमेटी के साथ बात की होती, तो आप इस सरकमस्टांस को अवॉइड कर सकते थे, अवॉइडेबल। ठीक है। तो अगर आपकी जो क्वालिफाइंग एसेट की प्रोडक्शन है या कंस्ट्रक्शन है वो रुक गई, सस्पेंड हो गई ड्यू टू द अनअवॉइड ड्यू टू अवॉइडेबल रीजंस, ऐसे रीजंस जिनको अवॉइड कर सकते थे, उस केस में आप कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड कर देंगे 2 महीने के लिए। अगर आपकी फैक्ट्री में क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड काम नहीं हुआ तो उन 2 महीनों की कॉस्ट को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, ना कि आप उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन वाइसा वर्सा, अगर सपोज कीजिए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, आप एक डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, आपने उस ब्रिज के लिए, प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग करवाई है, यानी कि आपने लोन लिया है, और उस ब्रिज को बनाते टाइम वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से आपको कुछ पीरियड के लिए, से फॉर 1.5 मंथ या 2 मंथ, उस ब्रिज के काम को रोकना पड़ गया। तो ये अनअवॉइडेबल रीजन है, यानी कि वाटर लेवल राइज होना आपके हाथों में नहीं है, आप उसके वाटर लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपका सस्पेंशन जो हुआ है एक्टिविटीज में, दैट इज ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, तो उन केसेस में आप कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखेंगे। आपको उस 2 महीने के अंतराल में अपनी कैपिटलाइजेशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रूट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड
कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अनअवॉइडेबल हों, आप उसमें कंटिन्यू रख सकते हैं कैपिटलाइजेशन, जिसमें आपके बाकी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कंटिन्यूएशन में हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जो आपने स्टॉपेज लगाया है, जैसे मैंने आपको एएस के स्टार्टिंग में अल्कोहलिक लिकर की एग्जांपल दी, दैट अगर आप लिकर को बनाते हैं, ठीक है, जो डिस्टिलरीज हैं वो लिकर को बनाती हैं, तो उसमें उनको कुछ टाइम उस लिकर को रख के देखना पड़ता है, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करना पड़ता है, दैट उसका नेचर समझने के लिए। तो अब वो जो डिस्टिलरीज होंगी, वो उस दौरान जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही है रिलेटेड टू दैट लिकर, और उस लिकर को बनने के लिए वो जो स्टॉपेज का पीरियड है महीने 2 महीने का, वो जरूरी है, तो भी आप अपनी एसेट को, अपनी जो कैपिटलाइजेशन है बोरोइंग कॉस्ट की, उसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। व्हेन अ टेम्पररी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। जब आप जो डिले कर रहे हैं, टेम्पररी डिले, वो जरूरी है आपके, आपका नेचर ऑफ एसेट ऐसा ऐसा है कि उस एसेट को बनने के लिए वो डिले जरूरी है। अगर आप वो डिले नहीं करेंगे, टेम्पररी डिले नहीं करेंगे, तो आपकी एसेट खराब हो जाएगी, वो उस फॉर्म में निकलेगी नहीं जिस फॉर्म में आप उसको चाहते हैं। तो उस केस में भी कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होगी, आपकी बोरोइंग कॉस्ट कंटिन्यूएशन में रहेगी, आपकी कॉस्ट में कैपिटलाइज होती रहेगी। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस एएस, दैट इज सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि स्टॉपेज ऑफ कैपिटलाइजेशन। मैंने देख लिया दैट मुझे शुरू कब करना है, मतलब कि मुझे जो कैपिटलाइजेशन है वो स्टार्ट कब से करनी है। मैंने ये देख लिया दैट मुझे उस कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कब करना है, लेकिन रोकना कब है, किस टाइम पीरियड के बाद से मैं कैपिटलाइजेशन को रोक दूंगी, मतलब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं कर सकती हूँ। तो इसका AS16 में एक सीधा सीधा जवाब है, दैट जब आपका सब्सटेंशियल पोर्शन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट कंप्लीट हो गया। अब सब्सटेंशियल पोर्शन का मतलब यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी गई, 80% काम कंप्लीट हो गया, 90% काम कंप्लीट हो गया, 95% काम कंप्लीट हो गया। इसमें सब्सटेंशियल पोर्शन को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ बोला गया है दैट बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन आप सीज कर देंगे जब substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use और sale are complete। जितनी भी एक्टिविटीज उस क्वालिफाइंग एसेट को कंप्लीट करने के लिए लगनी थी, वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशन आपको मैं एक देना चाहूंगी, दैट आप बिल्डर है, ठीक है। अब उस केस में जो बिल्डर है उसने एक क्या कहते हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी बनाई, जिस सोसाइटी में उसने 50 अपार्टमेंट्स बनाए। ठीक है। अब उन 50 अपार्टमेंट्स में उसने क्या किया, दैट इसकी प्रोविजन को डिफीट करने के लिए AS16 की उसने ये सोचा कि मैं हर एक अपार्टमेंट में जो एक टैप है, नल, वो छोड़ देता हूँ। ठीक है। उस नल को छोड़ने के पीछे का मेरा पर्पस ये है कि मेरी सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं कंटिन्यूएशन में रखूंगा, अपनी कॉस्ट को कैपिटलाइज करता रहूंगा। ठीक है। लेकिन AS16 कहता दैट अगर आपके अपार्टमेंट में नल नहीं भी लगे, तो भी आपका अपार्टमेंट बिक जाएगा। ठीक है। इवन दाउ आपका वो पोर्शन 95% कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है 100%, तो भी वो आपका अपार्टमेंट बिक जाएगा। मतलब इट इज रेडी फॉर इट्स यूज एंड इट इज रेडी फॉर इट्स सेल ऑल्सो। तो हम क्या मानेंगे, दैट सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज इज कंप्लीट। तो जिस दिन आपके वो अपार्टमेंट में चाहे वो एक नल नहीं भी लगा, उसी डेट से आपके वो अपार्टमेंट कंप्लीट माने जाएंगे, और उसी डेट से आप जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। ठीक है। एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज व्हेन इट्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन इज कंप्लीट, इवन दाउ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू। अब यहां पर देखिए, एक बेनिफिट हमें AS16 ने ये दिया था, दैट इवन इफ आपकी एसेट जो है
वो पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुई, उससे पहले के अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप उस डेट से, जब से आपके वो जैसे लैंड आप अक्वायर करते हैं, तो लैंड से रिलेटेड कोई डेवलपमेंटल राइट्स होते हैं, वो डेवलपमेंटल राइट्स अगर आप कर रहे हैं, तो आप लैंड को अक्वायर करने के लिए जो लोन ले रहे हैं, उस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया है, तो आप इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पर AS16 कहता है दैट जब आपकी एसेट कंप्लीट हो गई, एसेट के कंप्लीट होने के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अभी भी पेंडिंग है, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते कि उस एसेट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इनकम्प्लीट होने की वजह से मैं अपनी कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यूएशन में रखूंगी। नहीं, अगर आपकी एसेट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंटिन्यूएशन में है, तो भी आप उसी पॉइंट पे कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे जिस पॉइंट पे आपके सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी रिलेटेड विद द एसेट कंप्लीट हो चुकी हैं। माइनर मॉडिफिकेशन, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी को डेकोरेट करना है यूजर्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, तो भी हम उसको मानेंगे दैट आपकी क्वालिफाइंग एसेट कंप्लीट होगी। ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो जितनी भी सोसाइटीज बनती हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, दैट आप सपोज कीजिए विंग्स के हिसाब से, कि इसमें 2 विंग बन गए, उसमें 2 विंग बन गए, इसमें 3 विंग बन गए, मतलब मैंने कैटेगरीज बना दी दैट इस सोसाइटी में A विंग, B विंग, C विंग, D विंग, E विंग, ऐसे 5 विंग बनेंगे। ठीक है। अब मैंने लोन अक्वायर किया था। ठीक है, मैंने लोन अक्वायर किया था पूरे के पूरे अपार्टमेंट को, पूरे की पूरी सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मेरी जो सोसाइटी है ना, वो ऐसे कंप्लीट हो रही है कि A विंग कंप्लीट होगा तो मैं उसको बेच दूंगी, B विंग कंप्लीट होगा तो मैं उसको बेच दूंगी, C विंग कंप्लीट होगा उसको बेच दूंगी, D विंग कंप्लीट होगा मैं उसको बेच दूंगी, यानी कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो पार्ट में हो रही है, और जैसे जैसे मेरा एक सब पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है मैं उसको बेचती जा रही हूँ। ठीक है। अब उस केस में ये 16 क्या कहता है, दैट जो विंग आपका कंप्लीट हो गया और उस विंग से रिलेटेड आपने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिए, ठीक है, तो आपने जो लोन, अब जैसे मैंने एक सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए 200 करोड़ का लोन लिया, उस 200 करोड़ के ऊपर मेरा 15% इंटरेस्ट पूरे साल में इनकर होना है। ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे 2 विंग कंप्लीट हो गए हैं और उन 2 विंग को कंप्लीट करने में मुझे लगे हैं 80 करोड़। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यूनिटरी मेथड अपनाऊंगी, दैट 200 करोड़ की बोरोइंग पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%, 200 करोड़ की बोरोइंग पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरा 30 करोड़ का बोरोइंग कॉस्ट आ गई। लेकिन ये जो 30 करोड़ की बोरोइंग है, इसमें से मेरा कितना पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कितनी क्वालिफाइंग एसेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है 2 विंग की, जिसके ऊपर मैंने खर्चा कितना किया है, 80 लाख का। तो अब ये जो मैं 30 करोड़ की मेरी बोरोइंग कॉस्ट है ना, उसको कैपिटलाइज करूंगी। ठीक है, कैसे, 30 लैक्स का जो 30 करोड़ का जो खर्चा है, डिवाइडेड बाय 200 करोड़, जो 30 करोड़ का खर्चा था वो पूरी 200 करोड़ के लिए था, तो 80 लाख के लिए कितना होगा। यूनिटरी मेथड हो गया ना, कि 30 करोड़ का जो टोटल खर्चा था वो था कितने के लिए, 200 करोड़ के लिए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 80 लाख के लिए, जो पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। और जो पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है उस पोर्शन की कैपिटलाइजेशन मैंने वहीं पे रोक देनी है, जब मैंने उस पोर्शन को कंप्लीट करके रख दिया, मतलब मेरी सारी की सारी एक्टिविटीज रिलेटेड विद 2 विंग्स कंप्लीट हो गई हैं, वो मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, तो वहीं पे मैं उसकी कैपिटलाइजेशन रोक दूंगी। और 30 करोड़ में से जो रिमेनिंग मेरा 1 करोड़ 20 लाख होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज करती जाऊंगी, कब तक, जब तक मेरे बाकी के 3 विंग कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर उसमें से तीसरा विंग कंप्लीट हो गया, तो फिर तीसरे विंग की कॉस्ट जो होगी वो अलग से निकालेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, उसकी कैपिटलाइजेशन कब तक होगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही तीसरा विंग कंप्लीट हुआ वहीं पे आप कैपिटलाइजेशन रोक देंगे और P&L अकाउंट में एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट तो ड्यूरिंग द पीरियड इनकर होगी ना। आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन पे क्या डिपेंड करता है, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना या ना करना। ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16।
इसको विद इन 3 to 4 मिनट में अगर हम समराइज फॉर्म में पेश करें तो क्या है? बोरोइंग कॉस्ट AS 16 कवर करता है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट से नहीं है। कमिटमेंट चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंस, डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन बोरोइंग, डिबेंचर्स की, उसको भी AS 16 अपने अंदर कवर करता है। AS 16 लगने के लिए सिर्फ 3 क्राइटेरिया आपको देखने जरूरी हैं, चेक करने जरूरी हैं। पहला, बोरोइंग कॉस्ट क्या है। दूसरा, जिस एसेट को, जिस एसेट के ऊपर आप लोन ले रहे हैं, जिसकी इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एसेट आपकी क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। और क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है? टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, लेकिन उसको बनने में, उसको अक्वायर करने में, उसको प्रोड्यूस करने में आपको 12 महीने से ज्यादा का पीरियड लगना चाहिए। अगर आपको 12 महीने से कम का पीरियड भी लग रहा है तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे दैट आपको मार्केट के कंपैरेटिवली लेसर पीरियड क्यों लगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये बताया गया दैट आप बोरोइंग को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने जितना लोन लिया उस पे जितना आपका इंटरेस्ट रेट है उसको, अमाउंट को आप कैपिटलाइज कर दिए टिल द टाइम आपकी एसेट कंप्लीट नहीं हुई। स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना है और जितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया, जितना खर्चा आपने इनकर किया उस प्रोजेक्ट या उस एसेट से रिलेटेड, उस खर्चे के ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करके जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट को आप कैपिटलाइज करेंगे इन कॉस्ट ऑफ एसेट। कब आपको कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है? जब उस एसेट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल वर्क शुरू हो गए हैं, आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी शुरू हो गई है, आपकी एक्सपेंडिचर होने शुरू हो गई है, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आप एसेट जो है उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं कर सकते। सस्पेंशन की बात करें, अवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर आप डिले कर रहे हैं या आपकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रुक गई है, तो अवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर रुकी है तो आप कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड कर दीजिए, सिर्फ P&L अकाउंट में से रूट कीजिए अपने खर्चों को। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल रीजन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से डिले हो रहा है, उसकी वजह से आपकी सस्पेंशन हुई है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की या प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज की, तो उस केस में आप कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यूएशन में रखेंगे, आप इसको सस्पेंड नहीं करेंगे। सेसेशन की बात करें, मतलब कब सीज करेंगे आप कैपिटलाइजेशन को? जब सब्सटेंशियली ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज रिलेटेड विद द एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज कंप्लीटेड। जब आपकी सारी की सारी 100% नहीं, सब्सटेंशियल एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, तब से ही आप कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे और एक्सपेंसेस को कहां पे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप टूडेज सेशन। होपफुली जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सब सॉल्व हो गई होंगी। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिखने में AS 16 को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे वो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस सो patiently. Thank you so much, and we will be meeting in the next class. And now I will be ending the class. Thank you so much.